So we are going to start with semiconductor devices, and I'm going to discuss every short topic also which you find to be very easiest, but उसमें से भी questions आते हैं in the form of MCQs or in the form of short answer questions or in case study also. So basic चीज़ें जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, and the topics which are new to you like PN junction, depletion region and your rectifiers. So first of all, कंडक्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो. ये कैसे होते हैं? जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है. सो वी डोंट गो थ्रू द वैल्यूज़. यहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी लर्न करके रखनी है. इन केस ऑफ कंडक्टर्स की हमें पता है कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी कम होगी. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी? इट विल बी इन बिटवीन 10 raised to power 2 to 10 raised to power 8. और रेजिस्टिविटी वो नेगेटिव में हो जाएगी, डैट इज़ 10 raised to power -2 to 10 raised to power -8. राइट. कोई भी मेटल कंडक्टर का आप एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल सिल्वर, इट इज़ द बेस्ट मेटल कंडक्टर. देन वी आर हैविंग इंसुलेटर्स के बारे में हमें पता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये बहुत लो होती है एंड दे हैव हाई रेजिस्टिविटी. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स इट इज़ 10 raised to power -8. इससे कम होगी. सो आई कैन राइट लाइक दिस, लेस दैन 10 raised to power -8. and its resistivity will be more than 10 raised to power 8. ठीक है. आसपास ही हैं वैल्यूज़. आसपास का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी 10 raised to power -8 है. इनकी कंडक्टिविटी 10 raised to power -8 से कम होगी और इसकी रेजिस्टिविटी 10 raised to power 8 से ज़्यादा होगी. नाउ सेमीकंडक्टर्स, जिनके बारे में हमने पढ़ना है. सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इनके बीच में लाई करेगी. ठीक है. क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है. तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी 10 raised to power -5 to 10 raised to power 0. एंड इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी 10 raised to power 5 to 10 raised to power 0. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स की 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, दैट इज़ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. ये वैल्यूज़ कई बार MCQs में आपसे पूछ ली जाती हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. या फिर इसे बोल दिया जाता है बैंड थ्योरी. कभी ये पेट क्वेश्चन हुआ करते थे. तो एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आपने बोहर्स की थ्योरी पढ़ रखी है. ठीक है. आपने उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट शेल्स के बारे में पढ़ा है, सब शेल्स के बारे में पढ़ा है. तो ये उसी के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है. ठीक है. तो बोहर की थ्योरी क्या कहती है? बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे थ्योरी दी थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थ्योरी दी थी कि हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हर शेल की एक डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी होती है. मतलब हर शेल की अपनी अपनी कुछ एनर्जी होगी. राइट. और उसने कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होंगी. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्योंकि सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल कंसीडर अ क्रिस्टल. क्रिस्टल में आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे. राइट. तो आप ये सोच के चलो कि जब उन एटम्स के बीच में इंट्रैक्शन होगी तब क्या होगा, और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे एक एटम है, हम पूरे क्रिस्टल कंसीडर कर रहे हैं. आपका एक पूरा क्रिस्टल है, इसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं. ठीक है. अब इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि
जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा एटम के बीच में, वो होता है ए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ए से ज़्यादा हो जाए, मतलब एटम्स दूर होते जाएंगे, तो उसका क्या अफेक्ट होगा वो हमने एनर्जी बैंड में पढ़ना है। और जैसे ही ये एटम्स ए डिस्टेंस पे आ जाएंगे तब क्या होगा, राइट? सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड इन दिस केस वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और इस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब दूर दूर हैं तब तो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे एटम्स पास में आएंगे तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे एनर्जी लेवल्स का क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की दो बेसिक एग्जांपल्स हम लोग हर बार कंसीडर करते हैं। वन इज सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 14। ठीक है, इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख के देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 एंड 4, राइट? ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ठीक है, अब जर्मेनियम के केस में देखते हैं। जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p2। आप देखो दोनों के ही केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब s इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 हो गए, और 2 p इलेक्ट्रॉन्स। सेम इसके केस में 2 s इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 p इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चाहे सिलिकॉन का केस देख लो चाहे जर्मेनियम का केस देख लो, 4 है। अगर हम पूरा क्रिस्टल कंसीडर करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 4n, राइट? अगर n एटम्स हैं किसी क्रिस्टल में तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4n। ठीक है, इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में यहाँ पे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, डैट कुड बी 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इन केस ऑफ सिलिकॉन वी आर कंसीडरिंग, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 कैसे हो सकते हैं, 2 तो s के हो गए, एंड p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। सो 6 + 2 8। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होंगे वो कितने अवेलेबल एनर्जी लेवल्स होंगे, 8n। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हमारे पास सिलिकॉन का ही केस देख लेते हैं। सिलिकॉन में 4n एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास कितने अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, डैट इज़ 8n। 8n कैसे, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो वी आर हैविंग 8n एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, अब हम लोग पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, along x-axis we are having inter-atomic spacing। ठीक है, let it be means r। अब हमें पता है जो क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग है, मतलब हमारे क्रिस्टल में एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है डैट इज़ a। हम एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, मतलब a से ज़्यादा, लेट इट बी b, देन c, देन d जो है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स कैसे स्प्लिट होते हैं। ठीक है, वो ये बैंड बनता कैसे है, एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस। अब 1s2, अभी मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इंटरैक्ट करेंगे।
सिलिकॉन के केस में क्या थी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इन्हीं की इंट्रैक्शन होगी, मतलब अगर स्प्लिटिंग होंगी भी, जो भी चेंजेस आएंगे वो इसी में ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कंसीडर करते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू D। जब हमारी स्पेसिंग D के इक्वल है तो क्या होगा, तो यहाँ पे लेट इट बी दिस इज D, ऐसे एक बार बना लेते हैं हमारे लिए इजी हो जाएगा, फॉर C D एंड A, ठीक है। जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग D है मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है, किसके एटम्स के बीच में, सिलिकॉन के एटम्स के बीच में, जब स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लार्ज है तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं उनकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, बिकॉज देयर विल बी नो इंट्रैक्शन। तो पहले अगर हमारे पास 1s2 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। 2s2 लेवल वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। देन 2p6 3s2 3p2, so there will be no splitting of energy levels, ठीक है। रीज़न बीइंग क्योंकि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लार्ज है तो नेबरिंग एटम्स जो हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट अब आ जाओ सेकेंड केस, ये तो हमारा हो गया R इज इक्वल टू डी पे। नेक्स्ट केस हम लोग कंसीडर करते हैं R इज इक्वल टू C विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन A, ठीक है। ये भी बहुत लार्ज है बट थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो क्या होगा, जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे तो अब जो है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अब जो है इनकी एनर्जी लेवल्स, इनके एनर्जी स्टेट तो वैसे के वैसे रहेंगे, बट इन केस ऑफ 3s एंड 3p इनके एनर्जी लेवल्स जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब वो चेंज आएगा कैसे, एक ये थोड़ा थोड़ा स्प्लिट होना स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्प्लिट होंगे, जो आपका 3p है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा एंड जो आपका 3s है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जब R की वैल्यू C के इक्वल है, आप यहाँ पे एक और केस भी बना सकते हो बिटवीन B एंड C, ठीक है। C के बाद जो है वो चेंज आना आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ 3s एंड 3p, राइट। अब क्या होगा, आपने डिस्टेंस जो है और रिड्यूस कर दिया, आप B पे पहुंच रहे हो, ठीक है। B पे पहुंचने पे मतलब आपने सेपरेशन जो है कम कर दिया, तो एनर्जी गैप जो है 3s और 3p के बीच में वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, मतलब जो गैप था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसका जो अपर लेवल है और इसका जो लोअर लेवल है, इनका जो एनर्जी बैंड है वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। तो ये देखो मर्जिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ और ये मर्ज हो गए, राइट, ठीक है। अब जैसे ही ए पे पहुंचोगे, ए पे पहुंचने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। लैटिस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, ए ही होती है। तो अब हम इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे पहुंच गए, तो जो आपके 2n फील्ड एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे एम्प्टी लेवल से, मतलब जो एम्प्टी लेवल्स थे वो अलग हो जाएंगे और जो फिल्ड लेवल्स थे वो अलग हो जाएंगे। तो ये कैसे चेंज आएगा, ये कुछ ऐसा चेंज आएगा, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं दे हैव बीन चेंज, राइट। अब ये जो एम्प्टी बैंड है
उसको हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड, राइट। ये जो एम्प्टी बैंड है वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। ये बैंड यहाँ तक होगा, ठीक है। सो दिस विल बी अ कंडक्शन बैंड। अभी मैंने कहा ना कि R इज इक्वल टू ए पे लेवल्स अलग हो जाएंगे। कौन कौन से लेवल्स, जो एम्प्टी होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो फुली फिल्ड होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फुली फिल्ड लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज सेड टू बी एनर्जी गैप, ठीक है। इस पॉइंट पे आके थोड़े बहुत ये जो इनर लेवल्स हैं वो भी थोड़े बहुत स्प्लिट होंगे, उनकी भी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी स्प्लिट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए, ठीक है। ये भी स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई एम रिपीटिंग दिस ऑल। सबसे पहले हमने इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कंसीडर की, लेट इट बी डी विच इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए एनर्जी लेवल्स एज इट इज़ रहेंगे, उनकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जब हम सी पे आते हैं तो थोड़े बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो उसमें क्या होगा, इनके एनर्जी लेवल्स में चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज आएगा, 3p थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा एंड 3s थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। बी तक पहुँचते पहुँचते ये दोनों लेवल्स जो हैं मिक्स हो जाएंगे, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p का है कि 3s का है, क्योंकि इस स्पेसिंग पे ये दोनों इंटरेक्ट कर गए। अब जब आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे, जब आप ए पे आ जाओगे जो कि लैटिस की स्पेसिंग होती है, तो उस केस में क्या होगा, जो इनके लेवल्स हैं एनर्जी लेवल्स वो स्प्लिट कैसे होंगे, जो एम्प्टी लेवल्स होंगे, एम्प्टी वैलेंस बैंड होगा वो अलग हो जाएगा, जो एम्प्टी बैंड होगा जिसको हम वैलेंस बैंड बोलते, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, वो अलग हो जाएगा एंड फुली फिल्ड लेवल जो है वो अलग हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होता है डैट इज़ एनर्जी गैप। तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ आई डैट इज़ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, इट इज़ अ बैंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विच हैव फुली फिल्ड और completely filled इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, या तो फुली फिल्ड होगा या तो ये पार्शली फिल्ड होगा। एक ऐसा बैंड जो फुली फिल्ड है या पार्शली फिल्ड है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे लाया करेगा, लोअर लेवल पे। कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये जो बैंड है ये अपर बैंड होगा और 0 केल्विन पे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। जब आप रूम टेम्परेचर पे आ जाओगे तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका वैलेंस बैंड है, इस बैंड में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये एनर्जी गेन कर ले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं कर सकता, इसलिए इसके वैलेंस बैंड के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है डजंट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। बट इन केस ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है कि वो एनर्जी गेन कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड से एंड दे कंट्रीब्यूट टू करंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। और इस एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू मेटल्स के लिए अलग होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग होगी एंड इंसुलेटर्स के लिए अलग होगी, ठीक है। मेटल्स के केस में ये गैप बहुत कम होता है, या फिर आप बोल सकते हो गैप होता ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आराम से यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर्स के केस में ये गैप जो होगा डैट विल बी इंटरमीडिएट। इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा, ये आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, ठीक है।
अब इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। कितने एनर्जी लेवल्स होंगे हमने पढ़ा था, 4n एनर्जी लेवल्स होंगे, 4n स्टेट्स होंगी। तो हम ड्रॉ कर देते हैं, इसके अंदर भी 4n स्टेट्स होंगी एंड इसके अंदर भी 4n स्टेट्स होंगी, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है डैट इज़ योर एनर्जी गैप। ये क्या होगा, दिस विल बी एम्प्टी at 0 Kelvin and this will be filled at 0 Kelvin। अब हमारे पास 4n filled energy levels है and 4n empty energy levels है at 0 Kelvin, ठीक है। इसको वैलेंस बैंड बोल दिया, इसको कंडक्शन बैंड बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोगों ने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हर एनर्जी लेवल में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक लेवल है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे जितने भी 4n लेवल्स होंगे उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो जब आप शो करोगे तो आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे, एज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ईच एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ जो आपने लर्न करनी है, कंडक्टर्स के केस में मैंने अभी बताया ये एनर्जी गैप होगा ही नहीं, ठीक है। इट विल बी द फॉरबिडन एनर्जी गैप क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगे। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जो Eg की वैल्यू है वो होती है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स Eg की वैल्यू जो होती है डैट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। तो इन सब टॉपिक्स को एक बार दोबारा रिवाइज करना, देन वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, उनकी प्रॉपर्टीज़।